रीटाइम करना। चलिए करके स्टार्ट करिए। जी सर, ये ओपनिंग बैलेंसेस मिल गए सर? अब ओपनिंग बैलेंसेस मिल गए अपने रजिस्टर पे? ओपनिंग बैलेंसेस मिल गए सर? ये पॉइंट 1 में क्या क्या हुआ? नए एसेट की एंट्री बनी थी, न्यू एसेट डेबिट 10200000। बैंक क्रेडिट कितने से? 680 से, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 340। अपना जरा आंसर साथ साथ मैच करें, जहाँ फिर मसला में डिस्कस कर लो। इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी इस एंट्री की? मशीनरी अकाउंट में 680 और 340 का ब्रेकअप हो जाएगा, और डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा वहां कितना नजर आएगा? 340 नजर आएगा। ठीक है यहाँ तक? देन एक्सचेंज अगर हो तो फिर जो पुराना एसेट होता है उसकी डिस्पोजल आपने रिकॉर्ड करनी है, तो पुराने एसेट की फिगर ढूंढना है। 870 पॉइंट नंबर 2 हो रहा है सर। एंट्री बोल लीजिए 870। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? नहीं बेटा, 1 जनवरी नहीं है यार, 1 जनवरी नहीं, 1 अप्रैल है। एक्सचेंज वाले दिन ही पुराना एसेट जा रहा है और नया एसेट आ रहा है। ये 1 सितंबर का दिया हुआ, तो इसकी परचेज डेट दी हुई है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ मिल गए मेरे? देन बेटा उसके बाद थर्ड वर्किंग होनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन जो एक्सचेंज हुई है, जो पुरानी मशीन थी उसकी कर ली वर्किंग? बताएं इसकी क्या फिगर आई है? नहीं वर्किंग की हुई? तो बता दें यार, फिगर ही पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन जो एक्सचेंज हुई है? इसकी वर्किंग में इशू तो नहीं? समझ आ गई वर्किंग? 1 सितंबर 15 से लेके 1 अप्रैल 18 तक होनी है। तो 8376 की एंट्री फिर बनी, बोले एंट्री। Accumulated appreciation account debit, disposal account credit 376. ओके प्लीज चले आगे। पॉइंट नंबर 3 में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में एक नई मशीन आई, बोले एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 11.3 मिलियन। अच्छा, आपके क्वेश्चन के आंसर में जो आंसर दिया हुआ था 1000 में वर्किंग हुई है, तो अगर आपने पूरे जीरो लगाया तो कोई मसला नहीं उसमें। ठीक है जी, बता दें कहाँ लिखा जी, इसके डेट ठीक कर सकते हैं। वर्किंग में अगर मसला वो भी देख लेते हैं। 1 फरवरी ठीक है। अगर वर्किंग बड़ा गलत हुई इसलिए तो आपको करने को कहा था ताकि आप ठीक कर लें। आपने कौन सा आंसर देखा? ये आंसर ही देखा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन में फिर वो मेरे ख्याल अकॉर्डिंगली मंथ्स गलत हो गए होंगे, तो वो ठीक करवा दीजिएगा। 31 अक्टूबर वाला पॉइंट पढ़े, पॉइंट नंबर 4 मेन काम करें। 3,34,000 माइनस 25,000 करके डबल एंट्री बोल देगा। कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए बन गए? 3,09,000 रिमेनिंग रहेगा। अब आगे चले, एक WDB से कॉस्ट बनानी थी, वो वर्किंग निकालना था अपनी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। ये साथ मेरे जरा रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ जी 1 मिलियन, लेकिन एक सेकंड जरा एक दो बातें मेरी भी सुनना साथ में। इसका तरीका ये होता है कि अगर आपने WDB से कॉस्ट निकालनी है
तो सबसे पहले बेटा आपने डिसाइड ये करना है कि किस दिन की WDV दी हुई है। तो पॉइंट नंबर 4 जरा सही तरह पढ़ लीजिएगा दोबारा मेरे साथ। ये 1 जनवरी 2018 की WDV दी हुई है। ये खरीदा कब था एसेट? 1 जनवरी 15, और फिर देन उसके बाद आपको रेट चाहिए तो वो 20% रिड्यूसिंग है। तो 1 जनवरी 15 से लेके आप 1 जनवरी 18 तक अब 100% एज्यूम करके वर्किंग करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 1 जनवरी 15 से लेके 1 जनवरी 18 तक। ऑब्वियसली डिस्पोजल जो है वो फिर फर्दर 10 मंथ्स के बाद, तो वो बात की वर्किंग है, लेकिन शायद इस तरह ही कल की है। जिस दिन की WDV अवेलेबल है आपने उस दिन की WDV को परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी 15 से लेके 1 जनवरी 18 तक एक वर्किंग की होगी आपने। समझ आ गई है वर्किंग करें? कितने साल वैसे बनते हैं बीच में, जरा गिन के बताएं। 15 पूरा होगा, 16 और 17 है, 18 का तो स्टार्ट है ना, तो 20% रेट रख के आपने वर्किंग करनी है। 51.2% बनती है WDV। तो इसका फिर तरीका फाइनली जरा बोल दें, कल भी बात हो रही थी। फिगर्स बोल दें जरा कैसे वर्किंग की फिर आपने। 512 डिवाइडेड बाय 51.2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आपका आया होगा 1 मिलियन। 1 मिलियन की कॉस्ट आ गई, ठीक है। लेकिन फिर फर्दर 9 मंथ्स भी एसेट यूज हुआ, सॉरी 9 या 10, 31 अक्टूबर है ना 18 तक, तो 10 मंथ्स कैलकुलेटर पकड़ना। ये थोड़ा सा रिवाइज कर लें मेरे साथ, वर्किंग से वैसे कल जैसी हैं। 2018 के जो 31 अक्टूबर तक के 10 मंथ्स बनते हैं, इस पे किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन आएगी? हाँ जी, इस साल के शुरू में जो WDV है, तो 5,12,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 10/12। आंसर इसका आएगा 85,333। टोटल एक्यूमुलेटेड कैसे निकालूं? आप वर्किंग की हुई है, दोनों को मतलब दोनों का मतलब भी बताना आपने। कॉस्ट नहीं बेटा, कॉस्ट में नहीं प्लस होना है, कॉस्ट में इसने प्लस होना। पहले आपने क्या निकालना है? माइनस भी नहीं होना यार, इन चक्कर पड़ेंगे। अपना आंसर देखना आपने क्या किया। पहले आपने डिफरेंस लेना है फिर प्लस करना है। किसका डिफरेंस लेना पहले? कॉस्ट का और WDV का, जो 3 साल बाद की WDV। तो ये डिफरेंस बनता है 4,88,000। कब से कब तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है 488? ये कब से कब तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है? नहीं बेटा, डेट ऑफ डिस्पोजल तक नहीं है ना, तो देख के बताना यार। अगर इस तरह ही बोलना तो फायदा क्या हुआ। ये 1 जनवरी 15 से लेके 1 जनवरी 18 तक है, उसमें फिर फर्दर प्लस होगी फिगर 85,333, तभी ये फिगर फिर टोटल बनेगी 573,333। तो ये जो फाइनली है ये फिर डेट ऑफ डिस्पोजल तक है, ठीक है। तो इसकी फाइनली डबल एंट्री होनी 573,333 की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जिस दिन की WDV दी है उस दिन की क्यूमुलेटेड आ गई, उस दिन तक की, और बाद में फिर 9 मंथ्स 10 मंथ्स की, सॉरी, प्लस करके टोटल एक्यूमुलेट हो गई। ठीक हो गया फिगर, वर्किंग होगी दोबारा जी जी। बेटा वो 1 साल बाद की थोड़ी WDV, क्या सिर्फ 1 साल की डिप्रिसिएशन लेस हुई भी है 3 साल में? तो हमने भी तो 3 बार ही की है, आपने कैलकुलेटर पे की है, हमने जरा लिख के की है, वैसे ही तो हुआ है। ये कौन सा जादू है? तो बेटा हम आप भी वही तो कर रहे हैं, आप 80 लिख के फिर 80 करके कैलकुलेटर पे लगे हुए। मैंने जरा सॉल्व कर लिया उसे, हमारा आंसर इसी तो मैच किया कि हम सेम काम कर रहे हैं। आप इसे कैलकुलेटर पे करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ जरा लिख के कर लें। ये कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये वही तरीका है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी शुरू में जरा लिख के कर लें ताकि पता चल जाए क्या हो रहा है, रादर देन के शॉर्टकट अडॉप्ट करें। जी सर जी, 573 की डबल एंट्री बोलेंगे, 573,333 की।
ठीक हो गया यहाँ तक? फाइनली फिर मेरा ख्याल है कॉस्ट की एंट्री दी रहेगी, 1 मिलियन की एंट्री क्या बनी कॉस्ट की, बोला होगा ना सर? ऐसा फायदा कोई नहीं, जो कॉस्ट आई थी उसकी एंट्री क्या बनी? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सॉरी एसेट क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। लास्ट डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवा दूंगा, उसमें मेरा ख्याल एक टाइपिंग एरर हुआ मेरा, खुद से करवा दूँ। सॉल्व किया, रखें अपनी जरा वर्किंग, उसमें मेरा ख्याल मंथ्स का जरा एरर है, तो जरा वर्किंग में से दोबारा कर लेना। नहीं आप लोग अब देख के बताइएगा ना जहाँ मसला है। शुरू करिए जी फिगर्स, स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग डब्ल्यूडी भी लिखवाएं कितनी, अपना आंसर सामने रखें। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कैसे बनेगी? 12.7 मिलियन माइनस 640,000, बस फाइनल कर दो जरा। 6460,000 लेस इसमें से क्या होता है? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल्स दो ढूंढनी है, ढूंढ के बताया जरा। 512 समझ आ जाएगा, ये हमें गिवन ही साल के शुरू में था। तो जो एक्सचेंज हुआ है फर्स्ट डिस्पोजल 512,000 और अपनी वर्किंग वन शायद देखें जी 519 चले 680। एनी कंफ्यूजन? मिल जाती है ये फिगर्स, बैलेंसिंग बता दें। 5428 सॉरी बताइए 5428 हाँ जी, इस पे डेट लग गया तो आंसर आ गया 108। जो आ रहा बेटा वो बता दीजिए। 5664 10855664। पहले मेरा ख्याल तरतीब वही रख लें, ऐसे आगे पीछे हो जाएगा तो कम चीज मिस हो जाएगी। पहले डिस्पोजल्स कर दिया करें, डिस्पोजल्स एंड देन प्रेडिक्शंस, फाइनली लेजर देखते करें। तो डिस्पोजल्स की सॉरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, अपनी वर्किंग्स ढूंढे, अब आपने की नहीं है, अभी मैंने आपके सामने की है। एक तो वही फिगर है शायद जो अभी सॉल्व हुई है 85,000, या चले वर्किंग कर लेते 512, इसके जरा मंथ्स जरा फाइनल कर लेते इंटू 20%, इसके कितने मंथ्स बने थे? 10 अक्टूबर तक, तो ये फिगर बन गई 85,85333। दूसरी फिगर है 519,680 इंटू 20%, ये फिगर बनेगी कितने मंथ्स इसके? 1 अप्रैल था ना, एक्सचेंज से पहले एक्सचेंज के बाद? पुरानी मशीन पे एक्सचेंज से पहले पहले की डेप्रिसिएशन और नई मशीन पे एक्सचेंज के बाद के मंथ्स। एक्सचेंज करने से पहले कौन सी मशीन होगी? जो पुरानी है, और एक्सचेंज करने के बाद फिर नई है, तो 3 मंथ्स बनेंगे पुरानी के। 1 अप्रैल तक कौन से महीने गिने 3 में? जनवरी फरवरी मार्च, और जो नई आएगी उसके लिए अप्रैल से आगे, फिर अप्रैल से आगे। ये 3 फाइनल है जी। 25984 देन एडिशंस पे आ रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। एडिशंस की फिगर ध्यान में रखिएगा, अपने लेजर में डेबिट साइड पे देखें एसेट अकाउंट में 2 एडिशंस है। हाँ जी, 2 में नंबर 1 जो है 102000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, इसके अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स बनेंगे, 9/12 153,000। दूसरे में जरा चेक कर लें, दूसरे मिस्टेक होगी थोड़ा। 1113,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब ये 1 फरवरी से काउंट करना है,
काउंट कर दें जरा, 1 फरवरी से अगर काउंट किया जाए, नहीं बेटा 5 बनेंगे कि जून का ईयर एंड है, दिसंबर तक गिनने, कहाँ से कहाँ तक गिनने, फरवरी से दिसंबर तक काउंट कर दें जरा। 11 ठीक है जी, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा जरा, आंसर फाइनली बताइएगा। 207 1667 207 1667। टोटल बता दीजिए। 3421 6 3421 642। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा आपकी फिगर्स ठीक है, बाकी सारी ये लास्ट अप्रिसिएशन के अलावा, बल्कि ये भी आप लोगों ने तो ठीक ही हो गए, आपने तो मंथ्स काउंट किए होंगे। ये इसके अलावा कोई मसला आपका भी यही था, ये तो साथ बैठे आप, आपका मसला अलग है। चलिए रजिस्टर का एक नया पेज निकाल लीजिए, किताब बंद ही कर दें, बुक बंद कर दें, रजिस्टर का एक नया पेज निकाल। अगर कोई नोट करा तो काइंडली बता दीजिएगा। बाकी सीडीज तो निकल आएंगे यार, कल भी निकालने थे, कल वाले क्वेश्चन के जरा चेक करें रजिस्टर में हो गए हो, कल वाले क्वेश्चन के सीडीज। गेन आया था लॉस आया डिस्पोजल अकाउंट, चेक करके बताएं कल कितना लॉस आया, कल वाले क्वेश्चन की बात करो, नहीं जो या चले यही वाला बता दें जो भी, कैसे पता चलता है गेन है या लॉस है। डेबिट बैलेंस हो तो लॉस है, क्रेडिट बैलेंस हो तो गेन हो जाता है। रजिस्टर का एक नया पेज निकाल लें, काइंडली यहीं से थोड़ी सी गेम आगे बढ़ाएगा। जब भी काइंडली होमवर्क कोई मिले घर के लिए तो प्लीज जरूर अटेम्प्ट किया करें। डेफिनेटली कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, वो तो हम डिस्कस कर लेंगे बेटा, लेकिन जब तक इंडिविजुअली आप कोशिश नहीं करेंगे इसका फिर फायदा नहीं रहेगा। आई होप कि जिन लोगों ने किया है यहाँ तक जो बातें हुई हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट की जरा मेरी तरफ देख के आपने कुछ एंट्रीज बतानी है, जरा लेकिन मैं बात पूरी करूंगा। रेडी? अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ना बन रहा हो और लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो तो कोई मसला नहीं, रिलैक्स होकर गेन लॉस की एंट्री क्या करेंगे, लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो। हाँ जी, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट WDV पे सेपरेट लेजर ना बन रहा हो, रिलैक्स रहेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और डिफरेंस जो है इसमें एंट्री में वो गेन या लॉस बन जाएगा, गेन या लॉस बन जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के कैश ज्यादा या कैश कम है। ठीक है, अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बन रहा है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो जरा रजिस्टर पे लिखें 3 एंट्रीज होनी है, लिखें खामोशी से लिखें, साथ में लिखना पता चले ताकि उसका गलत ना हो जाए। सिचुएशन समझ गए? सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बनाना है, बन रहा है, और डिस्पोजल अकाउंट का लेजर भी बनाना है, तो लिखें कौन सी 3 एंट्रीज होंगी।
ये सिंपल डिस्पोजल अगर एक्सचेंज होता तो मैं जरूर बताता, मैंने डिस्पोजल कहा तो सिंपल डिस्पोजल। इसका तरीका कल मैंने बताया था, रादर देन कि रट्टा लगाएं, जो मेन हेड्स है उन पर फोकस रखें। डिस्पोजल एसेट जा रहा है लेकिन उसके रिजल्ट में कुछ आ भी रहा है, तो जो चीजें मेन है उन पे फोकस रखें, एंट्री इंशाल्लाह खुद ही बन जाएगी। कैश इन्वॉल्व होगा तो कैश डेबिट होगा, ओल्ड एसेट क्रेडिट होगा, नहीं मैं मेन वर्ड्स बोल रहा हूँ, अपने एंट्री तो पूरी कर लेंगे आप। कैश डेबिट होगा, ओल्ड एसेट कॉस्ट पे क्रेडिट होगा, और देयरफॉर फिर तीसरी चीज याद आनी चाहिए, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होगी। बाकी अब एंट्रीज पूरी कर, तो मेन हेड्स पे फोकस रखें ऐसे रट्टा लगाने के बजाय, बाकी डबल एंट्री इंशाल्लाह डिस्पोजल अकाउंट वर्ड लगा के बन जाएगी। ठीक है, बन गए? बोल दे क्या लिखा, जल्द से बोल दे, बोल दे बोल दे बोल दे, पूरा बोल दे। अगर एसेट्स एक्सचेंज हो रहे हो, अगर एसेट्स एक्सचेंज हो रहे हो तो नए एसेट की एंट्री क्या होती है अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ना बन रहा हो। ये मैंने जो सवाल बोला ये रिपीट करना था, मैंने क्या कहा पहले एक दफा खुद बोलना था, मैंने क्या कहा। अगर एसेट एक्सचेंज हो रहा हो तो नए एसेट की आप क्या एंट्री करेंगे अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ना बना। न्यू मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट और ओल्ड मशीन क्रेडिट। अगर लेजर्स नहीं बना रहे हो तो फिर वो कंपाउंड एंट्री हो जाएगी, अदरवाइज डिस्पोजल अकाउंट के साथ वर्ड आता है। मतलब मेरी इस बात का ये है, मैंने जानबूझ के ये कहा आपको कि अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर ना बन रहा हो, नए एसेट का ताल्लुक ही इससे नहीं है कि सेपरेट लेजर पे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बन रहा था या नहीं बन रहा था, वो पुराने एसेट से लिंक्ड होता है। अगर आपने कोई नया एसेट लिया है तो उसकी एंट्री क्या होनी है, न्यू एसेट डेबिट। अगर सारे पैसे दे के लिए तो कैश क्रेडिट, और अगर कुछ पैसे नहीं दिए क्योंकि एक्सचेंज किए तो न्यू एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट के साथ साथ एक डिस्पोजल अकाउंट आ जाए, मतलब अगर लेजर्स बनाने हैं, और अगर नहीं बनाने तो डेफिनेटली फिर न्यू एसेट डेबिट है, कैश क्रेडिट है और ओल्ड एसेट क्रेडिट। तो रादर देन मैं इस वक्त बात आपके सामने करना चाह रहा हूँ, रादर देन कि आप इन एंट्रीज को कोई याद करने के लिए कोई रट्टा लगाएं, बेस्ट ये है कि मैंने आपसे एक दो दिन पहले भी रिक्वेस्ट की थी, एक दफा एक अपने हाथ से समरी सी खुद बनाए, तो उससे भी इंशाल्लाह हेल्प होगी। और सेकेंडली मेन हेड्स पे फोकस रखते हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इसी तरह ही सोचें। ठीक है, तो आज मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्पोजल की भी और एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की भी पहले पढ़ लें समरी सारी, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, लेकिन फाइनली अपने हाथ से सारी एंट्रीज जरूर घर जाके, नहीं घर जाके लिखना, इस वक्त रहने इस वक्त कुछ और कर लेते हैं। नहीं ऐसे आप लिखेंगे मैं ऐसे बोलता रहूंगा तो आप डिस्टर्ब होंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट होमवर्क ऑफ टुडे? चलो मेरे ख्याल आप मुझे नहीं बताना चाह रहे, आपको तो पता चल गया होगा। चले नया पेज निकालें जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं। चले सर जी, यही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही चल रहा है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने से पहले कुछ और पुरानी चीजों में जरा नई चीजें जरा ऐड करनी है। फुल कंसंट्रेट दोबारा एक दफा कुछ पुरानी चीजों से नई चीजों की तरफ आना है। इससे पहले कि आप लिखें जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। नहीं इस अभी ना लिखिएगा, इससे पहले कि आप लिखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। अभी सुना ही लफ्ज आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SFP मैंने लिख दिया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के बाद करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, देन उसके बाद मे बी, नहीं मे बी आपने पहले हेडिंग एक लिखी होगी कोई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज या कैपिटल एंड लायबिलिटीज, क्या वर्ड यूज करते हैं जरा बता दो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, चलो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग ओपनिंग कैपिटल,
पहले शायद कैपिटल की वर्किंग करते होंगे। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, प्लीज यार, माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग सॉर्ट ऑफ कैपिटल। दोबारा रिपीट करना जरा ओपनिंग से। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से, लेस ड्राइंग सवाल में से ढूंढ के, और इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। कोई मैंने नई बात की। देन फिर आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज हेडिंग लिखी होगी, और फिर करंट लाइबिलिटीज हेडिंग लिखी होगी, और फाइनली फिर आप क्लोजिंग कैपिटल और लाइबिलिटीज का सम करना है, तो फाइनली आपका एसेट्स का टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज के टोटल से इंशाल्लाह मैच कर जाता होगा। तो हमारा इसमें जरा फोकस है इक्विटी में, जो अभी आपने कैलकुलेशन बोली है, अगर कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं पूरी नहीं बना रहा, उसमें जो करंट नॉन करंट करंट एसेट्स के बाद आपने बोला था, अगर इक्विटी एंड लायबिलिटीज को ज़हन में लाया जाए, और उसमें फिर कैपिटल की कैलकुलेशन की जाए, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओपनिंग कैपिटल। फिगर में वैसे ही आपको समझाने के लिए जरा जूम कर रहा हूँ, जरा याद दहानी के लिए करें। लेट्स अज्यूम 1 लाख प्लस नेट प्रॉफिट, लेट्स अज्यूम 5 लाख माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वैसे क्या होती हैं? जो ओनर बिजनेस से पैसे लेता है, पर्सनल यूज के लिए जो ओनर बिजनेस से पैसे लेता है, वो ड्राइंग्स है। तो मेरी इन फिगर्स की बेस पे 4 लाख रुपीस का कैपिटल बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल का। एनी कंफ्यूजन? नोट कीजिएगा। जी काइंडली नोट करके बताइए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखिए। देन सर जी जरा काइंडली इन्हीं फिगर्स को गौर से देखें। क्या इन फिगर्स की बेस पे मैं कैपिटल का लेजर बना सकता हूँ? पहले बनवाइएगा जरा कैपिटल का लेजर, यही फिगर्स ब्रॉट डाउन किधर लिखूं? कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, तो ब्रॉट डाउन कैपिटल 1 लाख, ठीक है सर। देन फिर प्रॉफिट कहाँ लिखूं? प्रॉफिट ऐड हो रहा है, क्या प्रॉफिट की फिगर कोई डेबिट फिगर होती है या क्रेडिट फिगर होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जहन में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट आता कैसे है? यानी सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर हम समराइज करके शॉर्ट वर्ड्स में बोलें
तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ये दो मेन चीजें हैं, जरा हेडिंग जरा अलग अलग हो जाती हैं, वरना इनकम्स में से एक्सपेंसेस अगर आप माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब इनकम जो है वो हमेशा क्रेडिट फिगर होती है, इनकम्स अगर बढ़ रही है तो हमेशा क्रेडिट होती है, क्या ख्याल है? और एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट होंगे। अब प्रॉफिट तभी आएगा अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस से अगर इनकम ज्यादा है प्रॉफिट तभी आएगा। तो इनकम ज्यादा होने का मतलब ये है कि क्रेडिट्स ज्यादा है और डेबिट्स एक्सपेंसेस कम है, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज अ क्रेडिट फिगर फाइंडिंग। और अगर एक्सपेंसेस किसी वजह से ज्यादा हो तो फिर लॉस होगा, और लॉस होगा तो फिर वो डेबिट फिगर होगा। अब यहाँ जरा और थोड़ा फाइनल करना तो डिस्पोजल अकाउंट से मिला, डिस्पोजल अकाउंट में अगर गेन है तो क्रेडिट बैलेंस है, साइड नहीं बैलेंस है, साइड रहने दे, क्रेडिट बैलेंस है, और लॉस है तो डेबिट बैलेंस है। उसी तरह प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट फिगर है, और अगर लॉस आ जाए तो अच्छा, अगर लॉस हो फॉर एग्जांपल तो आप ओपनिंग कैपिटल में लॉस को प्लस कर रहे होंगे, अगर लॉस होता है प्रॉफिट गिरेगा, तो फिर माइनस करते, माइनस इसी के लिए करेंगे क्योंकि कैपिटल लॉस अगर है तो कैपिटल कम हो रहा है, वैसे भी डेबिट क्रेडिट के अगर एंगल से देखें तो फिर वो डेबिट फिगर है, वो प्लस हो ही नहीं सकती। तो अगर प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो ये क्रेडिट फिगर है। प्रॉफिट कब होता है? जब इनकम ज्यादा होती है, और इनकम ज्यादा होने का मतलब क्रेडिट ज्यादा, क्रेडिट ज्यादा है का मतलब नेट अमाउंट क्रेडिट बच गई, तो प्रॉफिट इज ऑलवेज अ क्रेडिट फिगर। वाई? इनकम ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट होगा, एंड लॉस इज ऑलवेज अ वाई 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 एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से लॉस होगा। तो फाइनली काइंडली बताएं प्रॉफिट कहाँ लिखें? प्लस होना, गौर से देख लें, कोई कंफ्यूजन मेरी इस बात में? अगर लॉस होता फिर मुझे आप डेबिट साइड पे लिखवा, डेबिट बैलेंस कैपिटल में से लेस होना उसमें, ठीक है। अब आए जरा ड्राइंग्स की तरफ, ड्राइंग्स लेस हो रही हैं, ड्राइंग्स लेस हो रही हैं, ड्राइंग्स की फिगर डेबिट फिगर होती है क्रेडिट? ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल में से इसमें लेस होना है, अगर डेबिट क्रेडिट के एंगल से देखें तो किस तरफ लिखना चाहिए इसे? डेबिट साइड। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? मैं यहाँ एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जरा गौर से देखें। नहीं, सीडी तो निकाल लेते हैं, सीडी से पहले ड्राइंग्स लिख के इस लेजर को गौर से देखें, कोई क्वेश्चन अगर ज़हन में आ रहा तो यही बता। ड्राइंग्स क्यों आ गई? चलिए ठीक है जी, जो बात भाई कर रहा है वही मैं चाह रहा था आ जाए ज़हन में। ड्राइंग से ना एंट्री बोला है ड्राइंग्स की एंट्री, ड्राइंग्स डेबिट है, नहीं बेटा कैपिटल क्रेडिट कोई नहीं एंट्री है, रिलैक्स रहें रिलैक्स रहें, यही सवाल था जो मैं चाह रहा था ज़हन में आ जाए। ड्राइंग्स डेबिट, अगर कैश की ड्राइंग्स हैं तो कैश क्रेडिट, हिम्मत थोड़ी सी कर लें, आपने सुना होगा। अगर गुड्स की ड्राइंग्स हैं परचेजेस क्रेडिट, चेक से है बैंक क्रेडिट, कोई मोटर व्हीकल ओनर ले गए, वो भी सुना होगा आपने, फाइनल अकाउंट्स में बड़ा कुछ पढ़ा होगा, मेरे सामने सब कुछ जान के नहीं मुझे बताते ताकि मेरी अकाउंटिंग ठीक ना हो जाए। इन अदर वर्ड्स, जो एसेट लेके जा रहा है ओनर वो क्रेडिट, कैश, चेक, बैंक, गुड्स, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, लेट्स अज्यूम कैश, सपोज ये फिगर, अगर इस एंट्री को गौर से देखा जाए तो यहाँ दो लेजर्स बनने चाहिए, कौन कौन सा? ड्राइंग्स का और कैश का। कैश की इस वक्त मेरा ख्याल होपफुली वैसे बात कर लेते हैं, लेकिन ड्राइंग्स को थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ड्राइंग्स के लेजर में फिगर किधर आएगी? रेफरेंस कैश होगा, और डेफिनेटली कैश का अगर लेजर बनाया जाए तो क्रेडिट साइड पे फिगर होगी, ड्राइंग्स का रेफरेंस होगा, अगर लिखना चाहें तो 2 लाख कैश क्रेडिट हो, कैश के लेजर में क्रेडिट होगा, ड्राइंग, ठीक है।
तो ड्राइंग्स की एंट्री कहीं गलत ना करने, पुरानी जो थी पढ़ी आपने अल्हम्दुलिल्लाह वही ठीक है, वही मैंने आपसे पूछ के लिख ली है, ठीक है। लेकिन इस एंट्री को एक सेकंड मैंने दान के छुपा दिया, दोबारा लेजर देखें कैपिटल। अब ये 2 लाख देख के जरा एंट्री बताएं क्या हुई भी। हाँ यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है, यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है, यहाँ कैपिटल डेबिट और ड्राइंग्स क्रेडिट नजर आ रही है, पहले ये क्लियर कर दो। यहाँ ड्राइंग्स डेबिट नहीं नजर आ रही, ये ड्राइंग्स का लेजर नहीं है, ये किसका लेजर है। तो यहाँ एक कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट कोई नजर आ रही है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। दोबारा बोर्ड पे देखें। असल में होता ये है कि जब ओनर ड्राइंग्स कर रहा होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप जब भी वो कोई पैसे ले रहा हो, कोई चीज ले रहा हो, आप एज एन अकाउंटेंट क्या एंट्री करते जा रहे होंगे, ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट वगैरह 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 वगैरह, पूरा साल आप ये काम करते रहेंगे। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द ईयर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, तो देन फिर इस ड्राइंग्स ने कैपिटल में से लेस होना होता है, ड्राइंग्स ने कैपिटल में से लेस होना होता है। तो फिर साल के एंड में एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर एंट्री की जाती है, ड्राइंग्स के लेजर में से फिगर उठा के कैपिटल के लेजर में ट्रांसफर कर दी जाती है, ताकि क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाए। कहां से उठा के किसको कहां ले जाया जाता है। मतलब मेरी इस बात का ये है कि लेट्स अज्यूम ये एंड हो गया, 2 लाख की ड्राइंग्स हुई, आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, ड्राइंग्स के लेजर में इसकी पोस्टिंग हो गई, ये एंड पे अब इस ड्राइंग्स को आपने उठाना है और कैपिटल के लेजर में इसलिए जाके माइनस करना है ताकि फिर क्लोजिंग कैपिटल सही पता चल जाए। क्लोजिंग कैपिटल तभी पता चलेगा अगर प्रॉफिट ऐड होगा कैपिटल में और ड्राइंग्स लेस हो जाएंगी। तो देन एक दूसरी एंट्री है, कंसंट्रेट करिएगा जरा, यहाँ से उठाने का मतलब ये है कि ड्राइंग्स को यहाँ से ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में, तो ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएंगी और यहाँ रेफरेंस आ जाएगा कैपिटल। व्हाट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस एंट्री, to transfer this entry of to transfer this amount of drawings to the capital account। क्या कौन सा लेजर अब खत्म हो जाएगा, ड्राइंग्स का लेजर 0 हो जाएगा, और डबल एंट्री में क्या कर रहा हूँ, हिम्मत 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 हिम्मत, ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब क्या है, ड्राइंग्स खत्म हो रही है, ड्राइंग्स की अमाउंट यहाँ से खत्म हो रही है, लेकिन कहाँ चली गई है, शायद जहां जानी चाहिए थी। जहां जानी चाहिए थी का मतलब जहां से जाके लेस होना चाहिए था। ये एक एंट्री जो है ये कब की जाती है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ पीरियड। और इसका एक इफेक्ट ड्राइंग्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय द रेफरेंस ऑफ कैपिटल। अब ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ नजर आ गया, कैपिटल के लेजर में किस तरफ नजर आएगा, डेबिट साइड पे। दोबारा देख के एंट्री बोले 2 लाख की, कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट, तो कैपिटल के लेजर में फिगर डेबिट साइड पे आ गई और ड्राइंग्स की फिगर ड्राइंग्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे आके वो लेजर पे 0 हो जाए। तो फाइनली फिर ये आपको एक ट्रांसफर एंट्री नजर आ रही है, ठीक है, याद रहेगी बात। मैं कभी भी अगर आपसे ड्राइंग्स की एंट्री पूछूं तो आपने हमेशा क्या बतानी है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट से गुजारा हो जाएगा अनलेस कोई और चीज आ जाए। और ये जो आपके सामने नजर आ रही है ये सिर्फ एक ट्रांसफर एंट्री है जो एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है। द ओनली पर्पज ऑफ दिस एंट्री इज, फाइनली बोर्ड पे देखें, अब हम इस लेजर को जरा बैलेंस कर देंगे, ऐसे ही है, ताकि इस लेजर में फिर हमें क्लोजिंग कैपिटल का पता चल जाए। तो ठीक हो गया, अब काइंडली आप नोट कर लें। और एंट्री ऑफ ड्राइंग यही है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, दिस इज द ट्रांसफर एंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड। मेरा ख्याल है कि पहले आप ये ऊपर वाला लेफ्ट साइड पे लेजर बना लीजिएगा, उसके नीचे फिर वो राइट साइड पे जो मैंने लिखा है ड्राइंग्स को वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये जो हजरात जरा एंड में बैठे नजर आ रहा, नहीं बताना चाह रहा, वैसे ही पूछा मैंने, नहीं मैं चाह रहा हूँ नजर आ रहा, नहीं बताना, सॉरी यार मैंने पूछा, आप ही बेटा बता दें जो लास्ट में। नहीं वो आप नहीं, आप कहने में अपने बंदे से पूछ लेता, सॉरी बहरहाल आप डिस्टर्ब हुए। ये जरा एंड में चला दें तो ऐसे ही।
जी जब ड्राइंग्स होती हैं तो ड्राइंग्स बढ़ती हैं, जब ईयर एंड आ जाता है तो फिर कैपिटल कम हो जाता है। ड्राइंग्स का लेजर उसी तरह है जिस तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर क्या करता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जो अमाउंट होती है वो क्या बताती है? एसेट कितने से कम होगी। इसी तरह ड्राइंग्स के लेजर में जितनी फिगर होगी वो क्या बता रही है? कैपिटल कितने से कम होगी। ये 5 लेजर्स हैं जो इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। अब नोट कर ले, मैं जरा गिनवाता हूँ। जी ड्राइंग्स का लेजर जो है वो उसी पीरियड का बटा है। हर साल का लेजर अलग बनेगा। ड्राइंग्स क्योंकि ट्रांसफर हो जाती है कैपिटल अकाउंट में, तो फिर कैपिटल का सिर्फ ब्रॉड डाउन होता है, ड्राइंग्स का हर साल लेजर अलग बनता है। ठीक है सर। जी अगर नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। ये ट्रांसफर एंट्री बेटा हम तब करेंगे जब राइट साइड पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द पीरियड। जी सर, ये 5 लेजर्स की मैं बात कर रहा था, नोट कर लिए। सेल रिटर्न्स का भी वर्ड सुना? सेल रिटर्न्स के बढ़ने से क्या होता है? सेल कम होती है। सेल रिटर्न्स जितनी बढ़ जाएंगी उतनी ही सेल्स कम होंगी। अगर मैं कहूँ सेल रिटर्न्स 1 लाख, तो आप जब सेल्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, सेल की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो सेल में से 1 लाख लेस करके बताएंगे मैंने नेट सेल। तो सेल रिटर्न्स के बढ़ने से, परचेज रिटर्न्स के बढ़ने से, परचेजेस, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के बढ़ने से वो रेलिवेंट एसेट कम होगा। ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल। और एक जरा और हिम्मत करने, कुछ दिन पहले बता रहे थे मुझे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बढ़ने से कौन सा एसेट? डेटर वाला एसेट, डेटर वाला एसेट। डेटर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेस अलाउंस करके आते हैं, लेस अलाउंस, लेस अलाउंस। बैड डेट्स की बात करो या अलाउंस? अलाउंस पड़ा हुआ है या प्रोविजन पड़ा हुआ? दोनों ही पड़े हुए हैं सर, दोनों ही सुने हुए। अरे क्या दोनों ही सुने हुए? तो अलाउंस की फिगर या प्रोविजन की फिगर कहाँ आती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के नाम से फिगर आती है, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स एक्सपेंस है, लेकिन अलाउंस या प्रोविजन के इंक्रीज होने से डेटर्स या रिसीवेबल कम हो जाते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले एसेट कम हो जाते हैं, और अलाउंस के बढ़ने से डेटर्स में, करंट एसेट्स में डेटर्स कम हो जाते हैं। तो 5 कौन से एड्स गिनवाए जरा रिपीट करें। सेल रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स, ड्राइंग्स, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, सेल रिटर्न्स का सेल से, परचेज रिटर्न्स का, ड्राइंग्स का, अलाउंस फॉर द बैड डेट्स का, डेटर्स से करंट एसेट्स में डेटर्स से, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है सर। चलिए सर जी, यहाँ से और आगे चलने की कोशिश करें। एक लेजर में साथ खोलें, एक कैपिटल अकाउंट बनाएं। कंप्लीट साइलेंस। अब भी कैपिटल बना, पहले भी कैपिटल। बिल्कुल सिंपल सी एक बात मैंने आपके सामने करनी है, लेकिन जरा कुछ पुरानी चीजों के साथ अगर कर लें तो होपफुली आप खुद बता देंगे। तो मीन्स से कोई ऐसी बात नहीं जो आपको पता नहीं है। लेट्स अज्यूम बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, तो ब्रॉड डाउन कैपिटल नहीं होगा। लिखें ब्रॉड डाउन डैश, कभी भी नहीं होगा।
अगर फर्स्ट ईयर है तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट ईयर है तो हो सकता है ब्रॉड डाउन हो, लास्ट ईयर का कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर बिजनेस है, देयरफॉर ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं है। देन उसके बाद सपोज 5 लाख रुपीस ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, 5 लाख रुपीस ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, उसकी एंट्री बताएं। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट लिखें, आएगी कैपिटल के लेजर फिगर, कैश डेबिट कैश के लेजर में भी आएगी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेट्स अज्यूम इस बिजनेस के ओनर आप ही हैं, 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, दिन रात आपने मेहनत की, रब ने करम किया, पहला साल गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया। मैं अकाउंटेंट हूं, बताएं आपके इस 3 लाख के प्रॉफिट का क्या करूं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बनाई होगी, उसमें 3 लाख का प्रॉफिट आ गया। कैपिटल का लेजर अगर हम फाइनल कर रहे हैं तो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो, ठीक हो गया? कंसंट्रेट प्लीज। देन एज एन ओनर आपने सपोज 2 लाख रुपए की ड्राइंग्स की, यकीनन ड्राइंग्स की एंट्री बोले ना 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 ना, ये वाली कभी नहीं बोलनी, ये वाली एंट्री आपने कभी नहीं बोलनी। हमेशा कौन सी एंट्री बोलनी है? ड्राइंग्स डेबिट कैश एंट्री। बेटा यही ध्यान रखें, ये तो ट्रांसफर एंट्री बाद में खुद ही ध्यान में आ जाएगी। ये असल में जो एंट्री हम इस वक्त बोलेंगे ना, कंसंट्रेशन सुना, कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट, इसको जरा आराम से सोचें है क्या। कैपिटल डेबिट का मतलब कैपिटल कम हो रहा है, ड्राइंग्स क्रेडिट का मतलब वो भी कम ही हो रही है। तो इस एंट्री की सेंस नहीं सवाइस के कि ये ट्रांसफर एंट्री, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट हुआ होगा, देन मैंने आपके सामने ट्रांसफर करके एंट्री लिख दी। अब ट्रांसफर एंट्री मैंने क्या की है, कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट, तो ये एंट्री को याद करने की जरूरत नहीं है, वही एंट्री ज़हन में रखें। और बस ये क्या ज़हन में रखें कि ये ट्रांसफर एंट्री एक हुई है, नथिंग एल्स। एनी कंफ्यूजन? बाकी यकीनन वो लेजर्स भी बने होंगे, लेकिन अब मैं उधर नहीं जा रहा, मैंने जो इस वक्त बात करनी मैं जरा उस पर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ तक आप भी लिखें और काइंडली ये लेजर बैलेंस करके इसका सीडी निकालो। हाँ जी बिल्कुल, 6 लाख, 4 लाख, कैलकुलेटर अलाउड है, जो आएगा वो बताना है, पहले लिख लें जरा, पहले लिख लें। असूलन तो वही 4 लाख आना चाहिए था, लेकिन मैंने फिगर बदल ली। कोई मसला नहीं, कोई मसला, जज्बाती ना हो बेटा, कोई मसला नहीं, रिलैक्स है, रिलैक्स। किसी ने जीतना नहीं है, अपने आप से जीते। बेटा बच्चों को कहने दें, आप तो नहीं ना कह रहे। सीडी बता दें यार, ये मेरी वैसे रिक्वेस्ट भी है, काफी दिनों से मैं कह भी रहा हूँ, दरमियान से कोई एक फ्रेंड फिर उठाना पड़ता है, मैं रोज क्लास में एक वैसे ही मेरे पास बैठ जाएगा, तो भाई दरमियान वाला फिर मारा जाना, हालांकि फिर वही है ना करें इस तरह। ये फुल कंसंट्रेशन का काम है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं, बाद में फिर यही जहन में अगर सही ना आए तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या रॉकेट बन गया फिर आगे। तो प्लीज फुल कंसंट्रेशन, हंसने के लिए अलहदा टाइम रख लेते हैं क्लास के बाद, बल्कि आप अलहदा रख लेना। ब्रॉड डाउन उठाएंगे नेक्स्ट ईयर, फुल सीरियस। और 8 लाख यार, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ ही चल रहे हैं। ये मौसम को तो बात खत्म हुई, बड़ी देर होगी भी यार, ड्राइंग डेबिट ही होती है और क्या होना। अब उसी क्वेश्चन को बार बार आप लगे, ड्राइंग्स डेबिट ही है और क्या, अगर ड्राइंग्स वर्ड ही है तो डेबिट ही होंगे। प्लीज आगे बढ़े। जी सर जी, सेकंड ईयर आ गया, सेकंड ईयर में ब्रॉड डाउन 6 लाख, ठीक है, इसको भी जरा कंप्लीट करने। लेट्स अज्यूम प्रॉफिट आया, इस साल सपोज 4 लाख प्रॉफिट हुआ, क्या दोबारा भी ओनर फर्दर इन्वेस्ट कर सकता है? एंट्री फिर वही होगी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, लेकिन लेट्स अज्यूम फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस 4 लाख प्रॉफिट हुआ, सपोज 3,15,000 की ड्राइंग्स हुई, बस सीढ़ी यहाँ तक निकालो। जरा थोड़ा सा जरा खुला खुला रखा करें, कम से कम एक लाइन में एक ही फिगर लिखें। चले ठीक है, पर ये अभी आप लिखिए
3,15,000 ड्राइंग्स लिख के कंडी सीडी निकालना। $6,85,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल हो गया 1 लाख, सॉरी 10 लाख माइनस 10 लाख, 1 मिलियन माइनस 3,15,000 इज इक्वल टू 6,85,000। जी नोट कर लिया सर। अब ये मैंने आसान आसान से फिगर्स इसलिए लिखी हैं कि जरा कंडी अब आप बोर्ड पे देखो। ये जो 6 लाख का फर्स्ट ईयर के एंड पे सीडी आया था, इसको जरा हमने थोड़ा सा एनालाइज करना है, तो आपने जरा लेजर की फिगर्स देखनी, फर्स्ट ईयर पे जरा फोकस है पहले हमारा। ओनर ने इन्वेस्ट कितना किया था बिजनेस में? तो 5 लाख इन्वेस्ट किया था, 6 लाख कैसे हो गया? नहीं तो प्रॉफिट तो 3 लाख हुआ था। असल में ये जो 6 लाख है, अब दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इस इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख में 5 लाख रुपया ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से मदद किए थे, इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर इन द बिजनेस। 5 लाख तो उसने बिजनेस में लगाया था, देन प्रॉफिट हुआ था 3 लाख, लेकिन उस 3 लाख में से 2 लाख उसने ड्राइंग्स कर ली थी, तो 1 लाख उसका प्रॉफिट भी अभी बिजनेस में ही पड़ा है। वर्ड समझ आते हैं मेरे? प्रॉफिट हुआ कितना था? 3 लाख। इसने ड्रॉ कितना किया है? तो 1 लाख रुपया उसका अनड्रॉन प्रॉफिट है। अनड्रॉन का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो फिलहाल उसने निकाला नहीं है, वो निकाल सकता है जब उसकी जरूरत पड़े। प्रॉफिट 3 लाख था, उसे जरूरत 2 लाख की पड़ी होगी, लेकिन अभी भी 1 लाख रुपया उसका बिजनेस में प्रॉफिट रिटेन हुआ है, बिजनेस में ही रिटेन है। रिटेन क्या होता है? बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, अनड्रॉन बाय द ओनर, अनयूज्ड इन सेंस, या ओनर ने यूज नहीं किया, कहना अनड्रॉन, ड्रॉ नहीं किया। ड्रॉइंग्स का मतलब जो पैसे निकाल लिए, और अनड्रॉन का मतलब पैसे अभी ओनर ने बिजनेस से निकाले नहीं। तो दिस 6 लाख इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। 5 लाख इसमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, और 1 लाख क्या है? अनड्रॉन प्रॉफिट्स। और इन्हीं अनड्रॉन प्रॉफिट्स को रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। और रिटेन्ड प्रॉफिट्स को, रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब बिजनेस में ही रिटेन है, ओनर के पास रिटेन नहीं, बिजनेस में रिटेन है, बिजनेस में पड़ा है। तो रिटेन्ड प्रॉफिट्स को रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। अर्निंग्स का मतलब कमाई, कमाई रिटेन, ऐसी कमाई जो बिजनेस में ही पड़ी है। तो थोड़ा सा ब्रेकअप आपने बनाना, लेकिन अगर आपके पास जगह ना हो तो छोटा छोटा करके ना बनाइएगा। आप इस तरह बनाए, जरा लेजर के नीचे जगह होगी तो आप 6 लाख को सर्कल करके लेजर के नीचे आ जाए, आ जाएंगे, आ जाएंगे सर। तो वहां जरा ये ब्रेकअप कर लें जरा। 5 लाख 6 लाख के दो हिस्से कर लें। 5 लाख इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड 1 लाख इज अनड्रॉन प्रॉफिट्स। 1 लाख का पता चल गया कैसे आया? आया कैसे? 3 लाख प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स, अनड्रॉन प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज वर्ड है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स या अनड्रॉन प्रॉफिट्स। मीनिंग बता दें इसका, लाख का कहां पड़ा है, किसका कहां पड़ा है? ओनर का बिजनेस में पड़ा। ओनर का बिजनेस में 1 लाख अभी प्रॉफिट भी पड़ा। 5 लाख उसने लगाया था, 1 लाख ऐसा है जो कमा तो लिया है लेकिन अभी बिजनेस से लिया नहीं। ओके, लिख लिया सर। इसी तरह से काइंडली 685 पे है नीचे, जो 685,000। अब 685 लाख का भी एक ब्रेकअप है। ठहरिए, पहले पहले ठहरिए, पहले करवाइएगा। अभी भी सेकेंड ईयर का लेजर देखें, क्या ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 5 लाख ही है? नहीं बेटा, 5 लाख ही ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से मुराद जो उसने कैश लगाया था, कैश इन्वेस्ट किया था, बाकी तो वो बिजनेस से कमा रहा है।
वो भी उसी की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन सेंस उसने लगाया क्या था और उसने कमाया क्या है, थोड़ा इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। लगाया उसने 5 लाख हुआ है, बाकी जो उसके पैसे हैं वो उसने कमाए हुए हैं। तो पिछले पीरियड तक कितने अनड्रॉन या रिटेन्ड अर्निंग्स के पैसे थे? 1 लाख अनड्रॉन रिटेन्ड अर्निंग्स 1 लाख थी। अब सेकंड ईयर का जरा लेजर देखें, क्या सेकंड ईयर में सोचा जा सकता है कि कमाया कितना है? तो 4 लाख प्रॉफिट हुआ था, कितनी ड्राइंग हुई है? कैलकुलेट करने जरूर करें, जुबानी जरूरी नहीं है, डिफरेंस लें। 4 लाख माइनस 3,15,000, 85,000 is the undrawn profit of second year only, second year only। क्या साल के शुरू में भी कुछ अनड्रॉन प्रॉफिट्स है? कितने कितने? 1 लाख। इस साल के अनड्रॉन कितने हैं? तो बता टोटल अनड्रॉन 1,85,000। तो 5 लाख ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, 6,85,000 का एक ब्रेकअप हो गया, 1,85,000 अनड्रॉन या रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर। तो सेकेंडरी ब्रेकअप क्या बन गया? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 5 लाख एंड 1,85,000 इज amount of किस चीज की amount? Undrawn profit and also called as retained earnings। अपने लफ्जों में जरा काइंडली बता दें रिटेन्ड अर्निंग्स या अनड्रॉन प्रॉफिट का मीनिंग। ऑनर के वो पैसे जो बिजनेस में ही अभी पड़े हैं, इन अदर वर्ड जो बिजनेस में से फ्यूचर में ओनर निकाल सकता निकाले नहीं है, फ्यूचर में ले सकता है, उसमें से भी पैसे फर्दर ले सकता है। 1,85,000 के प्रॉफिट्स अभी उसके रिटेन है, वो अगर चाहे तो फर्दर ड्रॉइंग्स अपने प्रॉफिट्स में से कर सकता है। तो 1 लाख रिटेन्ड ऑलरेडी था पीरियड के स्टार्ट तक प्रॉफिट्स के एंगल से, और ड्यूरिंग द ईयर 85,000 और रिटेन होके टोटल 1,85,000 रिटेन हो गया। ठीक हो गया सर? अब इसी तरह अगर हम वैसे आगे सोच लें जरा, 685 ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बन जाएगा। अच्छा जी, ऐसे ही होगा ना, फिर इसमें प्रॉफिट होगा, फिर ड्राइंग्स होंगी, तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये आगे फिगर्स जाती रहेंगी, शायद हमें ब्रेकअप बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कुछ पिछले प्रॉफिट से बीच में आ गए। तो अगर सोल प्रोप्राइटर हो, अब पीआरसी जो अपने अकाउंटिंग पहले पढ़ी गई, वहां अपने एक सोल प्रोप्राइटर एक इंडिविजुअल बिजनेस पड़ा हुआ है, वहां तो बेटा इसी तरह कैपिटल की वर्किंग होती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, और उसी में फिर दो चीजें शामिल हो जाती हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी और अनड्रॉन प्रॉफिट्स भी, और उसकी कोई अलग अलग आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं। ठीक है? लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर की जगह कंपनी के नाम से बिजनेस हो रहा हो, आज से ऑनवर्ड्स, इस डिस्कशन से ऑनवर्ड्स, अब FA1 के सिलेबस में आपने कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी, सारे बेसिक्स वही हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह फिर अभी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कंपनी के एंगल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हो, तो ये जो कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स का एक सॉर्ट ऑफ इकट्ठा लेजर हो गया है, इसको इकट्ठा बनाने की बजाय अलग अलग दो लेजर्स बनाए जाते हैं। कैपिटल का लेजर अलग बनाया जाता है जिसमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ही रखी जाती है, और रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए अलग वर्किंग की जाती है लेजर में। मैं कोई नई बात नहीं करने लगा, मैं क्या करने लगा हूं, इसी कैपिटल अकाउंट को अगर हम कंपनी के सॉर्ट ऑफ कंपनी के एंगल से अकाउंटिंग करेंगे, दो हिस्सों में बनाया करेंगे। एक कैपिटल का लेजर जिसमें सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रहेगी, और अगर सब्सिक्वेंट ऑनर और इन्वेस्ट कर दें, लेकिन जो प्रॉफिट्स की फिगर्स हैं ये अलग से रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से एक लेजर बनता है। तो इन केस ऑफ कंपनी, नेक्स्ट एक पैराग्राफ लिखें छोटा सा, in case of company business, या सॉरी इस कंपनी बिजनेस के बजाय लिखिए in case of business in the form of company,
असल में अगर बिजनेस करना हो तो उसके 3 वेज हैं, ये शायद आपने कुछ थ्योरेटिकली पढ़ा हो। सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप भी होता है, आप पार्टनरशिप बना के भी कर सकते हैं। एक थर्ड वे है कंपनी, FA1 FA2, बल्कि आप जितनी भी आपकी शायद फ्यूचर में अकाउंटिंग आएगी वो सारी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में मेन है। तो इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस आना है, आपने कोई परेशान नहीं होना, जैसे जैसे चेंजेस आती जाएंगे इंशाल्लाह मैं बताता रहूँगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग वही है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, वही जर्नल है, वही लेजर है, वो ट्रायल है, सिर्फ प्रेजेंटेशंस के सम टाइम डिफरेंसेस होते हैं। तो इन केस ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, the above ledger is segregated into 2 separate ledgers. Segregated अलग, divided कर segregated अलग अलग कर लिया जाता है। The above ledger is segregated into 2 separate ledgers. एक लेजर की बजाय 2 लेजर्स में वर्किंग हो जाएगी। क्या करना चाह रहा हूं इसको जरा काइंडली पहले आपने जरा करवा देना है। अपने ऊपर वाले लेजर जो आपने बनाया उस पर चला जाए, ऊपर वाला जो लेजर बनाया उसी में चला जाए। ऊपर वाला मीन्स उसके ऊपर जो बना हुआ है अभी अभी जो बनाया 2 सालों का, जो भी मेरे साथ आपने लेजर बनाया वो सामने रखना था। मैंने उन्हीं फिगर्स की बेस पर सेग्रीगेशन करनी है ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि एग्जैक्टली डिफरेंस बस किस जगह। ये दो मैं लेजर्स कह रहा हूँ, एक लेजर तो वही कैपिटल अकाउंट के नाम से बनेगा, दूसरा लेजर प्रॉफिट्स के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से बन जाएगा। प्लीज इस तरह ना लिखा करें, अंधाधुंध है ये लिखना, ये लिखने का तरीका अंधाधुंध है। रिलैक्स आपके लिए है, पहले देख लें क्या बना रहा हूँ, कहीं अगर गलत हो गया तो काट के आपका फिर पेज ना जाओ। तो अपना वो लेजर देखें जो थोड़ी देर पहले आपने बनाया है, फर्स्ट ईयर का लेजर देखें। फर्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन कितना सर? 0। तो लेट्स अज्यूम कंपनी का भी फर्स्ट ईयर है, तो ब्रॉड डाउन पे किसी लेजर की भी नहीं होने। अब मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट साइड पे क्यों ब्रॉड डाउन का डैश लगाया? रिटेन्ड अर्निंग्स क्या चीज है? प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए ऊपर जाके, कितना इन्वेस्ट किया था ओनर ने? एंट्री बोले, दैट एंट्री रिमेन सेम, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। प्रॉफिट की अमाउंट बताएं, प्रॉफिट की अमाउंट बताएं। अब अगर मैं इसी कैपिटल के लेजर में ले आया इसे प्रॉफिट को भी, तो इससे मेरे मिक्स हो जाना, तो इसे मिक्स करने की बजाय अलग लेजर में, ताकि रादर देन के हर साल के एंड में हम चेक करें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या थी, अनड्रॉन प्रॉफिट्स क्या थे, इसको वैसे ही सेग्रीगेट करके रख लेते हैं। मींस रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में जाएं, जहनी तौर पे जाएं, और प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी, 3 लाख अगर प्रॉफिट है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गए। क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा मैंने? प्रॉफिट क्रेडिट पे करें, देन फिर इस प्रॉफिट में से ओनर ने अपने पैसे लेने होते हैं, ऐसे ही। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वर्ड ड्राइंग होता है, और अगर कंपनी हो तो ड्राइंग की जगह वर्ड डिविडेंड हो जाता है। ड्राइंग किसे कहते हैं? ओनर जो अपने पैसे बिजनेस से लेता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये वर्ड सोल प्रोप्राइटर मींस इंडिविजुअल बिजनेस करो तब भी यूज होता है, इवन अगर पार्टनरशिप भी हो तो तब भी यूज होता है। लेकिन अगर कंपनी है तो द वर्ड ऑफ ड्राइंग is replaced by the word of dividend. What is the entry of drawings? Drawings, debit, cash, credit. तो therefore अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ड्राइंग का वर्ड डिविडेंड के साथ बदल जाएगा, तो what should be the double entry of dividend? Dividend, debit, cash, credit. Dividend, debit, cash. तो ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं करनी चीजें, जहां तक सिंपल सेम हो सकती है हम करते रहेंगे। The word of drawing is replaced by the word of dividend in case of company. अब डिविडेंड, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब डिविडेंड जो है उसने बोर्ड पे देखें जरा, प्रॉफिट में से लेस होना है, नहीं वो कर लेते हैं। प्रॉफिट में ऐड होना है, लेस होना है? लेस होना है। अब प्रॉफिट किस लेजर में पड़ा है? रिटेन्ड अर्निंग्स लेजर में पड़ा है।
तो डिविडेंड किस लेजर में किस तरफ लिखूं? रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में डेबिट साइड पे अगर लिखूंगा तो वंस अगेन एक ट्रांसफर एंट्री। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड डेबिट, कैश क्रेडिट, लेकिन देन इस डिविडेंड ने फिर प्रॉफिट में से अब लेस होना है। प्रॉफिट के लिए हमने रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाया हुआ है, तो किस साइड पे फिगर आ गई, कितनी आ गई? वही 2 लाख, शायद 2 लाख थी। मैं सेम फिगर लिखना चाह रहा हूँ और साथ रेफरेंस क्या आ गया? डिविडेंड। ये जो एंट्री आपको नजर आ रही है डिविडेंड वाली, एक ट्रांसफर एंट्री है। देख के बताएं क्या हुई हुई है? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड क्रेडिट। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉफिट में से डिविडेंड ने लेस होना है? अब प्रॉफिट क्रेडिट फिगर है तो इसने डेबिट ही होना है। डिविडेंड की एंट्री वही है, डिविडेंड डेबिट, कैश क्रेडिट। ये आपके सामने मैंने एक ट्रांसफर एंट्री की। यहां तक जब हो जाएगा तो शायद यही 3 ट्रांजैक्शंस थी जो आपने ऊपर लिखी अपने लेजर में। मैंने इसको सिर्फ सेग्रीगेट किया है। अब बोर्ड पे देखें जरा, एट द एंड मैं इसको बैलेंस कर दूंगा। तो 5 लाख का 5 लाख एज इट इज ही रहेगा और यही इसका सीडी बन जाएगा। ये कैपिटल का लेजर सिर्फ तभी इफेक्ट होगा जब ओनर कुछ फर्दर कैश इन्वेस्ट करेंगे, वरना इसमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होती रहेगी। अब जरा कैंडी राइट साइड पे आ जाए जरा, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बैलेंस करवाएं। 3 लाख, अपोजिट साइड पे भी 3 लाख। इसमें कितना बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? हिम्मत, कितना क्रेडिट बैलेंस है? 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। 5 लाख बैलेंस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का है। 1 लाख का नाम रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस है। क्या अभी भी टोटल कैपिटल 6 लाख ही है? मैंने सिर्फ क्या किया है? सेग्रीगेट कर दिया है। तो बात प्लीज वही है, लेकिन रादर देन कि एक ही लेजर में वर्किंग की जाए, 2 सेपरेट लेजर्स में वर्किंग हो गई है। लेट मी कंक्लूड प्लीज। एक मिनट। अगर ये लेजर्स अलहदा बने हो तब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ज़हन में लाएं। ठीक है, होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल? वही यार थोड़ी देर पहले जो बनाई थी। स्टार्ट कैसे होती है? नॉन करंट एसेट्स के बाद क्या आता है? करंट एसेट्स। टोटल हो गया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में आ जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में हम यूज टू है बचपन से, अकाउंटिंग के बचपन से, कि पहले ओपनिंग कैपिटल लिखें, प्रॉफिट प्लस करें, माइनस ड्राइंग्स करें, क्लोजिंग निकाल लें। लेकिन अब ये वर्किंग्स क्योंकि लेजर में हो गई नहीं, तो रादर देन कि हम ओपनिंग प्लस वगैरह लिखें, हम सिंपली इन्हीं लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को कैसे लिख देंगे जरा बोर्ड पे देखें। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग होगी, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले हेडिंग आ जाएगी कैपिटल, और कोई ओपनिंग प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने लेजर्स बना लिए होंगे, वर्किंग्स वगैरह में बना लिए होंगे। कैसे बनाएंगे वो इंशाल्लाह देख लेंगे। तो 5 लाख जो इस वक्त बैलेंस है वो 5 लाख कैपिटल के सामने आते हैं। समझ आ रहा है? और रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में कितना बैलेंस है, जिसने ये देखना होगा कि ये बना 1 लाख कैसे है, वो फिर लेजर में जाके देखेगा। उसकी भी फिर वर्किंग्स होंगी, वो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। सिंपली क्या करना है, जो सीडी बैलेंसेस ऑफ दीज लेजर्स हैं ये एज इट इज प्रेजेंट हो जाएंगे विदाउट एनी वर्किंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिटेन्ड अर्निंग्स में सोच के बताएं मैं कितनी फिगर लिखूंगा? बस 1 लाख। ये 1 लाख कहां से आया होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर कोई हमने बना दिया होगा, उसमें ये 1 लाख आ गया होगा, और फाइनली प्लीज बस इसका टोटल हो जाएगा। क्या आपके केस में भी 6 लाख ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होगा, लेकिन वो शायद ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स करके प्रेजेंट हो रहा होगा। यहाँ सिंपली प्रेजेंटेशन में क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, और इनकी जो वर्किंग्स हैं वो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नहीं लिखेंगे, वो फिर इंशाल्लाह वर्किंग्स में लिखा करेंगे। इसके बाद एज इट इज वही है, क्या वही है? नॉन करंट लायबिलिटीज है, और उसके बाद फिर अगर कोई है तो करंट लायबिलिटीज एज इट इज। तो मेरी बात पूरी अब समझ आ गई है? तो लेजर्स सेग्रीगेट हो गए, और देन फिर लेजर्स के सीडी बैलेंसेस ही फाइनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएंगे। एनी कंफ्यूजन फाइनली? अब आपने ये काइंडली नोट करना है, लेकिन कैसे? पहले आप इस तरह कीजिएगा, ये जो लेजर्स 2 मैंने बनाए हैं यही बना के इसका अगला साल भी एक मैंने कंप्लीट करना है। वो जो मैंने काम किया राइट साइड पे वो मेरा ख्याल है फिर एंड में प्रेजेंट कर दीजिएगा। एंड में प्रेजेंट करने का मतलब ये काम किस दिन हुआ? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मैं भी आपके सामने वर्किंग कर दूंगा एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर भी।
तो उसके बाद फिर ये अपने लेजर्स के नीचे बना लीजिएगा। मीन्स से फिलहाल आप सिर्फ क्या बनाएंगे, ये 2 लेजर्स आमने सामने पहले साल के कंप्लीट करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर हो गए। जब भी कोई नई चीज आए तो आपका काम सिर्फ ये होगा कि आपने फोकस करना है। और माशाल्लाह आप जिस जगह पहुंच गए हुए हैं अकाउंटिंग के हवाले से, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको फाइनली समझ ना आए। सारा खेल है डेबिट क्रेडिट का ही, लेकिन उसी खेल को खेलते खेलते समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। सॉरी, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर सिंपली कैपिटल ही की रिफ्लेक्शन है। अगर लॉस होगा तो बेटा अभी आपसे पूछता हूँ, ये लिख लें, फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। जो लॉस का आप कहेंगे वही इंशाल्लाह अकाउंटिंग कहेगी। उस लेजर को अगर इकट्ठा बना लेंगे तो आपके सामने मैंने ये बताया था कि ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो वो जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे वो थोड़ा मुश्किल होता रहेगा। शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, ये वर्ड सुना है कभी किसने? कंपनी के शेयर होल्डर्स को जरा प्रेजेंटेशन जरा ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होती है ताकि उन्हें फिगर्स कैलकुलेट ना करनी पड़े, उनके सामने फिगर्स रेडीली अवेलेबल हो जाए। बस बेसिक प्रैक्टिस है। सोल प्रोप्राइटर के केस में मेरा गुमान ये है कि आपने कैपिटल का लेजर शायद पहले बनाया ही ना हो कभी। ये जो मैंने आज कैपिटल का लेजर एक बनाया था आपने कभी नहीं बनाया होना, तो वहां प्रैक्टिस ये है कि लेजर बनाए बगैर सिर्फ स्टेटमेंट बना ली जाती है, लेकिन लेजर भी बन सकता है। स्टेटमेंट फिर अगर लेजर बना दिया तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल प्रैक्टिस मेरा ख्याल यही है। आपने लेजर कैपिटल का पहली दफा देखा होना, मेरा गुमान है। मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने पहले देखा होना है। नहीं, वर्किंग तो देखी हुई है, वर्किंग ही देखी है आपने। असल में क्या वो वर्किंग लेजर ही है? ओपनिंग प्लस लेजर ही है, मतलब लेजर ही को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हो, तो वहां लेजर बनाने का रिवाज नहीं है, लेकिन रिवाज बन भी सकता है। असल में सोल प्रोप्राइटर में ये होता है, ओनर भी रोज इन्वॉल्व होता है, अकाउंटेंट भी रोज होते हैं, तो एसेट बहुत ज्यादा डिटेल ओनर को अकाउंटेंट की तरफ से नहीं चाहिए होती है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा बातें भी शेयर होल्डर्स की इस वक्त ना ही करूँ, ऐसा ऐसा करूंगा। शेयर होल्डर्स सारे के सारे रोज अपने बिजनेस को मैनेज, ये वर्ड तो सुना हो ना, शेयर होल्डर, कंपनी के ओनर्स का नाम शेयर होल्डर है। सारे शेयर होल्डर्स रोज आके अपने ऑफिस को बिजनेस को मैनेज नहीं करते, उसमें से बस कुछ लोग शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपॉइंट कर लेते हैं बाय द नेम ऑफ डायरेक्टर्स। तो फिर सारे शेयर होल्डर्स वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम अकाउंटेंट से फिर ये रिक्वायर्ड है कि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उन तक पहुंचाएं। तो देयर पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट और साफ सुथरी प्रेजेंटेशन समराइज फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाएंगे। बाकी जो चीजें एक्सप्लेन करनी वो फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक वर्ड होता है, ये सुना है कभी किसी ने? तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर ये चीजें फर्दर एक्सप्लेन होती हैं। जी ऐसा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बच्चे अकाउंटिंग में नहीं मानते तो इंट्रो टू बिजनेस, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में कहाँ मानेंगे? अगर मैं इन बच्चों से पूछूं कि कभी मशीनरी जिंदगी में डेबिट किया तो ये मेरे बड़ा गुस्सा से देखते हैं। तो मुझे भाई एक बता रहा है कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी बड़ा कुछ पढ़ा हुआ, आपको एग्जाम तो होगा। सेकेंड ईयर का लेजर बना जी, पहली दफा आज अकाउंटिंग शुरू की हमने, लेकिन आज शुरू कर दी है प्लीज। यही सीडीज जो लिखे हमने, यही सीडीज नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनाने से, इस लेजर में कितना, किस लेजर में कितना, कैपिटल के लेजर में कितना ब्रॉड डाउन बनेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में,
1,00,000। फिगर्स मुझे वही लिखवानी है जो ऊपर हमने कंबाइंड लेजर ऑफ कैपिटल में लिखी हैं। ऊपर ढूंढे जरा, बताएं प्रॉफिट कितना आया था, किस लेजर में लिखूं? बोले बोले सभी बोले, प्रॉफिट कहाँ लिखूं? रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे। ड्राइंग्स की जगह वर्ड क्या बदलूं? डिविडेंड कहाँ लिखूं? डिविडेंड की एंट्री बोले। हाँ जी, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, ये ट्रांसफर एंट्री अलग हो जाएगी इंशाल्लाह, इसका इशू नहीं है। क्या डिविडेंड ने प्रॉफिट में से लेस होना, तो ऑटोमेटिकली इट मींस इसने डेबिट होना, इस लेजर में सॉरी डेबिट होना। क्या फिगर थी? 3,15,000। सेम फिगर्स इसलिए रख लें ताकि कम से कम ये क्लियर हो जाए कि वही सीडी बस ब्रेक हो रहा है। करें जी टोटल। हाँ जी, ये अब कब ये एज इट इज सीडी बनता रहेगा? कब तक ये सिलसिला 5 लाख एज इट इज चलता रहेगा? जब तक ओनर फर्दर इन्वेस्ट ना करें। और ऑपोजिट साइड पे रिटेन्ड अर्निंग्स में टोटल तो 5 लाख ही हो जाएगा, लेकिन सीडी जरा कैलकुलेट करें। अब ये वही फिगर्स बन रही है जो हम ब्रेक कर रहे थे। क्या मतलब है इस फिगर 1,85,000 का? मीनिंग 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 अनड्रॉन प्रॉफिट्स का मीनिंग कितने पैसे भी ओनर्स के बिजनेस में पड़े जिसमें से ड्राइंग्स हो, सॉरी जिसमें से फर्दर डिविडेंड दिया जा सकता है। ठीक हो गया? अब अगर सेकंड ईयर के एंड पे, इस सेकंड ईयर के एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जा रही है, तो कौन सी फिगर्स नोट करिए, कौन सी फिगर्स किस तरह प्रेजेंट हो रही होंगी? पहले मुझे जरा करवा दें। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर बनाई जा रही है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में अपने लेजर से पहले लिखवा दें जरा। कैपिटल के सामने क्या नजर आएगा? वही 5 लाख क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकंड ईयर। और रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने सिंपली बस 1,85,000 नजर आएगा। इससे पहले कि आप लिखें, आप जरा रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर देखें। रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में 4 फिगर आ गई हुई हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर, लेजर किधर है किधर है किधर है किधर किधर अपने रजिस्टर में, उसके 4 फिगर्स को जरा तरतीब से मेरे से एक दफा सुन लें और फिर आपने जरा उसको रिपीट कर देना। रिटेन्ड अर्निंग्स में ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, प्लस प्रॉफिट होता है, माइनस डिविडेंड होता है, इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। लेजर देख के जरा 4 चीजें तरतीब से बोल दें। अब इन लेजर्स के नीचे काइंडली ये दोनों सालों के एंगल से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जरा प्रेजेंटेशन लिखना। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये फिगर्स कैसे आनी है एक दफा जरा लिख लें, क्योंकि फिर मैंने यही पूछना है कि रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ होती हैं, कैपिटल कहाँ होता है, तो ये ना हो कि फिर आप कहें हमें क्या पता कहाँ होता है। फिर मैं कम से कम आपके रजिस्टर में दिखा दूंगा कि देख लें वहां होता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली नोट करके बताइए। अब बुक्स की जरूरत पड़नी है कल, काइंडली जरा जो फिजिकल हजरात बैठे काइंडली बुक हो है इस वक्त, काइंडली प्लीज सबके पास हो यार, अब हिम्मत कर ही लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप परेशान हो जाइएगा इंशाल्लाह, आपको भी मेरे ख्याल है आजकल में मिलनी चाहिए, काफी दिन हो गए डिस्पैच के। मिली है किसी को वैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? किसी तक पहुंची है जरा बताइए।
चले मेरे ख्याल आजकल में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। बेटा मौज काइंडली यार को जादू ना करो। 5 लाख में अगर 1,85,000 ऐड करेंगे तो 4,85,000 कैसे आएगा? मिस्टर मौज ये क्या मजाक कर रहे हो? 5 लाख में 185,000 जमा करके 485,000 कैसे आएगा? कैपिटल का क्लोजिंग 5 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग्स का 185 है। ये सही नोट कर लिया? नोट कर लिया है? चले सर जी आज जरा नया काम नहीं है कोई? पेज नंबर जिनके बाद बुक है या चले जो नोट्स हैं, एक क्वेश्चन जो कल किया था एक्सचेंज ऑफ एसेट्स वाला, और आज जो क्वेश्चन फाइनल किया अल्फा वाला, कल जो क्लास में किया था और अल्फा वाला जो कल घर से किया आपने, नाम समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इनको बेटा एक दफा दोबारा रिवाइज करना है, एक आध दिन जरा ठहर जाए, फिर मेरा ख्याल एक टेस्ट भी पद्धर दीजिएगा, तो इन्हीं को जरा आज दोबारा रिफ्रेश कर लें। और जो आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि समरी ऑफ एंट्रीज लिख लें, काइंडली इसके लिए टाइम निकालिएगा। तो इंशाल्लाह यहीं से आगे डिस्कशन करनी है, लेकिन अब टाइम नहीं है तो इंशाल्लाह कल ही पढ़ते हैं। अब कल से एक सीरियस डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, प्लीज टाइम पे आया करें और बुक लेके आइएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जरा फात को बुलाइएगा यार, ये बुक का जरा पता कर लो नीचे जरा 3 नंबर